everyone, welcome to my channel again. Let's start the episode number 155. आदित्य जब से सुशील को डाइवोर्स के पेपर पकड़ाकर निकला था, तब से ही उसे इस बात की चिंता थी कि वो मृणाली को इस बारे में कैसे समझाएगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि उसे अभी हॉस्पिटल जाना जरूरी है और वो मृणाली से बाद में बात कर लेगा। पर अब वो उसके पीछे ही चलते हुए हॉस्पिटल में थी। आदित्य जैसे ही अंदर घुसा, उसे देखकर सब हैरान हो गए और एक कंपाउंडर और नर्स उसके पास आए। उन्होंने आदित्य की मदद करके ट्विंकल को स्ट्रेचर पर लेटा दिया और उसे वार्ड की तरफ ले जाने लगे। तब आदित्य ने कुछ सोचा और पलटकर मृणाली से कहा, तुम इसके साथ जाओ, मैं अभी आता हूँ। आदित्य इतना कहकर वहां से दूसरी तरफ जाने लगा। मृणाली को पहले समझ नहीं आया कि आदित्य कहाँ जा रहा है, लेकिन फिर जब उसने देखा कि आदित्य हॉस्पिटल में ही कहीं है तो उसे थोड़ा रिलीफ हुआ और वो ट्विंकल के पीछे जाने लगी। आदित्य हॉस्पिटल में घूमकर डॉक्टर ईरानी के केबिन की तरफ बढ़ रहा था। उसे पता था कि अगर उसकी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन कर सकता है तो वो डॉक्टर ईरानी ही है। यही बात सोचकर वो जल्दी से उनके केबिन के बाहर पहुंचा और उसने बिना नॉक किए ही दरवाजा खोला और वो अंदर घुस गया। जब आदित्य अंदर आया तो उसे देखकर डॉक्टर ईरानी बहुत हैरान थे और आदित्य आसपास न देखते हुए बस उनकी तरफ ही देखकर आगे बढ़ रहा था। वो उनकी डेस्क के पास पहुंचा और उसने घबराते हुए कहा, डॉक्टर ईरानी जल्दी चलिए, उसकी हालत बहुत खराब है, आप ही उसकी मदद कर सकते हैं, प्लीज जल्दी चलिए। डॉक्टर ईरानी कहीं नहीं जाएंगे, डेस्क के अपोजिट साइड से आवाज आई। तब आदित्य ने अपनी नजरें घुमाई और उसे दिखा कि वहां बख्शी सर बैठे हुए हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा था, वो आदित्य को ही घूर रहे थे। तब उन्होंने आगे कहा, मैं डॉक्टर ईरानी को यही बताने आया था कि अब तुम्हारे साथ हमारे फैमिली के सारे रिलेशन खत्म हो चुके हैं और तुम्हें आज के बाद कोई भी फ्री सर्विस नहीं दे। आदित्य इतनी बात सुनकर हैरान हुआ और उसने एक बार डॉक्टर ईरानी की तरफ देखा, जिन्होंने अपनी नजरें झुका ली। इसका मतलब साफ था कि वो भी बख्शी सर की बात को मान गए थे। आदित्य को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसे पता था कि उसे शांति से काम लेना पड़ेगा। यही बात सोचकर उसने अपने हाथ जोड़े और बख्शी सर से कहा, बख्शी सर प्लीज, बस ये आखिरी बार है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, बहुत सारे लोगों ने उसका रेप किया है, वो ऐसे सर्वाइव नहीं कर पाएगी। आप प्लीज इस बार मुझ पर दया करके उसकी मदद कर दीजिए। इसके बाद मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। तुम हमसे कुछ भी मांगने का अधिकार तो पहले ही खो चुके हो आदित्य, बख्शी सर ने गुस्से में कहा। तब आदित्य ने सोचा कि अगर आज उसे सुनना भी पड़ेगा तो वो ऐसा कर लेगा, क्योंकि बात ट्विंकल की सेफ्टी की है और उसे इसके लिए डॉक्टर ईरानी के अलावा किसी पर भरोसा नहीं है। उसने नजरें नीचे झुका ली और हाथ जोड़कर वैसे ही खड़ा रहा। बख्शी सर ने एक बार उसे ऊपर से नीचे देखा और फिर आगे कहा, तुम्हें अपनी फैमिली का हिस्सा बनाकर मैंने शायद बहुत बड़ी गलती कर दी थी आदित्य, लेकिन आज मैं उस गलती को सुधारने के लिए ही यहां बैठा हूं जिस जगह से इस सब की शुरुआत हुई थी, और आज यहीं पर मैं सब कुछ खत्म कर देना चाहता हूं। बख्शी सर, मैं आपकी हर बात समझता हूं, लेकिन आप जरा उस लड़की के बारे में भी तो सोचिए जो बाहर अपनी जान से लड़ रही है। किसी दिन आप भी ऐसे ही अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे और उस दिन मैं आपके लिए भगवान बनकर आया था। आज आप भी अपना उपकार दिखाकर उसे बचा लीजिए। अपने आप को भगवान कहकर मुझ पर एहसान मत जताओ आदित्य। मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं तुम्हारे इस परोपकार की कीमत जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं एहसान नहीं जता रहा बख्शी सर, बस एक मदद की गुहार लगा रहा हूं। आप बस ये मदद कर दीजिए, इसके बाद ना तो मैं आपको कभी डिस्टर्ब करूंगा और ना ही आपके परिवार के आगे आऊंगा। प्लीज बख्शी सर, आपकी वजह से किसी लड़की की जान बच जाएगी, बस इतनी हमदर्दी और दिखा दीजिए, आदित्य ने सिसकते हुए कहा और उसने अपने हाथ भी जोड़ लिए। बख्शी सर ने देखा कि आदित्य उनके सामने कभी ऐसे नहीं गिड़गिड़ाया था। इसका मतलब यही था कि वो बहुत परेशानी में है और उसे मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसी बात को सोचकर उन्हें उस पर थोड़ा सा तरस आ गया और उन्होंने कहा, ठीक है आदित्य, पर यह आखिरी बार है, मैं तुम्हारी मदद बस इंसानियत के नाते कर रहा हूं, इसके अलावा इसे कुछ भी मत समझना। डॉक्टर ईरानी, ये जिसे ट्रीट करवाने लाया है, आप उसे देख लो। इतनी बात सुनते ही डॉक्टर ईरानी उठे और बाहर की तरफ निकल गए। आदित्य भी उनके पीछे ही जा रहा था कि तभी बख्शी सर ने कहा, रुको आदित्य। आदित्य रुककर पीछे पलटा, तब उसने देखा कि बख्शी सर चलते हुए उसकी ही तरफ आ रहे हैं। तब उन्होंने उससे कहा, इस लड़ाई में न तो मेरे लिए कुछ पर्सनल है और ना ही तुम्हारे लिए। तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारी नजरों में सही है, और जो मैं या सुशील कर रहे हैं वो हमारी नजरों में। अल्टीमेटली ऊपर वाले को पता है कि कौन गलत है और कौन सही।
इसलिए तुम हर किसी को ये मत कहना कि हमेशा तुम ही सही हो और रहोगे। परिवार की सेफ्टी तुम्हें भी देखनी है और मुझे भी। तो जितना टाइम हो सके उनके साथ ही बिताने की कोशिश करना। अब चलता हूं। बख्शी सर इतना कहकर वहां से निकल गए और आदित्य बस हाथ जोड़कर खड़ा रहा। उन्होंने जो भी कहा था आदित्य उस बात को अच्छे से जानता था। इस लड़ाई में वो जितना क्लोज अपने परिवार से रहेगा उसके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। यही बात उसके मन में चलने लगी और वो धीरे धीरे उस तरफ जाने लगा जहां मनाली अकेली बैठी थी। आदित्य ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसके पास बैठ गया। वो नीचे फ्लोर पर देख रहा था और मनाली उसे ही देख रही थी। उसे दिख रहा था कि आदित्य कुछ परेशान है और इसलिए उसने उससे पूछा, क्या हुआ आदित्य, तुम परेशान क्यों दिख रहे हो? मनाली के सवाल को सुनकर आदित्य अपने ख्यालों से बाहर आया और उसने फिर मनाली की तरफ देखकर कहा, ट्विंकल ट्विंकल कहाँ है मनाली? डॉक्टर ईरानी आए थे। उन्होंने उसे देखा और फिर जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में ले गए। उसकी हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है क्योंकि उसे देखते ही डॉक्टर ईरानी की आंखें चौड़ी हो गई थी, मनाली ने धीरे से कहा। आदित्य ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन ये सुनते ही उसके दिमाग में और उथल पुथल मच गई। उसने अपना सिर पकड़ लिया और आंखों में जैसे फिर से आंसू आने लगे। मनाली ने उसे देखा तो उसे समझ आ गया कि आदित्य कितनी चिंता में है। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, चिंता मत करो आदित्य, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जब तक हमें उसकी हेल्थ का अपडेट नहीं मिलता मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम यहां हो ही क्यों मनाली? मैंने तुमसे दूर रहने के लिए ही अपने घर भेजा था। तुम्हें पता कैसे चला कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं? आदित्य ने इतना पूछ करके अपने सिर पर से हाथ हटाए और वो उसकी तरफ घूरने लगा। उसे मनाली की आंखों में चिंता और गिल्ट की हिंट दिख रही थी। तब मनाली ने कहा, अभी थोड़ी देर पहले ही सुशील और अनुराग मेरे घर आए थे। उन्होंने मुझे बताया कि तुमने फिर से डाइवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिए हैं और वो मुझसे मेरी साइन लेने आए थे। मैंने पहले उन्हें मना किया और पापा ने भी उन्हें चिल्लाकर बताने की कोशिश की, लेकिन फिर वो धमकी देने लगे कि अगर मैंने साइन नहीं किया तो वो मेरे परिवार या फिर देविका के साथ कुछ गलत कर देंगे। मनाली इतनी बात कहकर रुक गई क्योंकि वो आगे इस बात को सोचना नहीं चाह रही थी कि सुशील और अनुराग देविका के साथ क्या कर सकते थे। जब वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी तब आदित्य ने पूछा, तो फिर तुमने क्या किया? मनाली ने आदित्य के सामने से अपनी नजरें हटा ली और फिर नीचे देखते हुए धीरे से कहा, माफ करना आदित्य, लेकिन मजबूरी में मुझे साइन करना ही पड़ा। उन पेपर्स में स्पेशल कंडीशंस भी थी जिसके अकॉर्डिंग अब हम कभी शादी नहीं कर सकते, ना ही एक साथ रह सकते हैं, और जब कभी भी अनुराग मुझे बुलाएगा मुझे उसके पास जाना होगा। मनाली की इस बात को सुनकर आदित्य को बहुत गुस्सा आया। उसका मन किया कि वो अभी के अभी अनुराग और सुशील के पास जाए और उन्हें मारकर जिंदा गाड़ दे, लेकिन उसे पता था कि ऐसा करने से उसे कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए उसने अपना गुस्सा निगल लिया और फिर धीरे से मनाली से कहा, माफी की कोई बात नहीं है मनाली, तुमने एटलीस्ट टर्म्स और कंडीशंस पर ध्यान दिया तो सही। मैंने तो जल्दी में बिना कुछ पढ़े ही साइन कर दिए। सुशील और अनुराग ने मुझे कहा कि साइन कर दो और ट्विंकल को ले जाओ। मैं मजबूर था, इसलिए मैंने साइन कर दिया और ट्विंकल को लेकर निकल गया। आदित्य इतना कहकर चुप हो गया। मनाली को उसकी टोन में निराशा अलग ही नजर आ रही थी और कहीं न कहीं उन दोनों के बीच का यह साइलेंस बता रहा था कि वो दोनों बहुत दूर हो गए हैं और अब चाहकर भी वो एक दूसरे के नहीं हो सकते। दोनों के बीच के साइलेंस को फिर आदित्य ने तोड़ते हुए कहा, मुझे अभी याद आया कि हम दोनों जब आखिरी बार यहाँ साथ में थे उस दिन मेरी दोस्ती बख्शी परिवार के साथ शुरू हुई थी। वो दिन है और आज का दिन है। ऐसा लगता है बहुत लंबा सफर तय कर लिया है हमने। मनाली ने आदित्य की बात सुनकर एक स्माइल करते हुए उसे देखा और तब आदित्य ने आगे कहा, पर पता है मनाली, अब लगता है जैसे मैं बहुत थक चुका हूं और आगे चलने की हिम्मत मेरे अंदर बची ही नहीं है। सोच रहा हूं एक लंबा आराम कर लूं और फिर एक गहरी नींद में सोकर अपनी सारी थकान मिटा लूं। उसके बाद कभी नींद के बारे में सोचूं ही नहीं और ना ही इस बारे में कि कहीं मुझे रुकना भी है या फिर कोई मुझे कभी रोक भी सकता है। ये सोचकर ही बहुत अच्छा लगता है ना? हाँ आदित्य,
मृणाली ने स्माइल के साथ कहा। तब आदित्य ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और वो उसकी तरफ ही देख रही थी। फिर मृणाली ने कहा, तुम जैसा सोचते हो वैसा ही मुझे भी कभी कभी लगता है आदित्य। और शायद इस दुनिया के जंगल में हम इस तरीके से फंसे हैं कि हमें यह खुशी और इस एहसास के बारे में पता चलने या फिर इसे जीने का कोई हक ही नहीं है। तुम्हारी इस सोच को जैसे मैं भी फील कर सकती हूँ, पर शायद अभी टाइम सही नहीं है, क्योंकि अभी यह सफर अधूरा है। मृणाली इतना कहकर रुकी और फिर आदित्य ने उस पर से अपनी नजरें हटा ली। Thank you for your watch. Next episode